हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टर्म 2 का एग्जाम होने जा रहा है। तो बच्चों, आज हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ हमारे चैनल पर आते रहते हैं जिससे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ ऊपर अगर आप ध्यान से देखिए तो लिखा है मॉक टेस्ट, नीचे लिखा है क्लास 10 टर्म 2 इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402। ठीक है, इसके नीचे आते हैं तो यहाँ लिखा है मैक्सिमम टाइम अलाउड 60 मिनट्स 1 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स है इसका 25। ठीक, और इसके नीचे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं, उनको थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे लिखा है, पहला पॉइंट है इसका, प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इनको आप केयरफुली रीड कीजिए। आगे लिखा है, द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ये जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है ये 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ये ए, बी और सी है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, सेक्शन ए इज ऑफ 5 मार्क्स एंड हैज 6 क्वेश्चन ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बच्चों इसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे जो 5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर्स 1 to 4 आर 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो 1-1 नंबर के होंगे, जिसमें से आपको कितने करने हैं। देखिए क्या लिखा है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। ठीक है, 1 to 4 में आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर्स 5 and 6 आर 2 मार्क्स। 5 और 6 दो नंबर के होंगे। अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन, इसमें से कितने करने हैं बेटा, 1 क्वेश्चन करना है आपको। आगे है यहाँ पे, सेक्शन बी इज ऑफ 12 मार्क्स एंड हैज 12 क्वेश्चंस। बच्चों, सेक्शन बी के अंदर 12 क्वेश्चंस होंगे जो 12 मार्क्स के होंगे ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। ये किसके ऊपर बेस होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के ऊपर होगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर्स 7 to 12 आर 1 मार्क क्वेश्चंस। 7 to 12 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो 1-1 नंबर के होंगे, जिसमें से कितने करने हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। इसमें से आपको 4 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। आगे देखिए बच्चों क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर्स 13 to 18 आर 2 मार्क्स क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। 13 से 18 तक दो नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, सेक्शन सी इज ऑफ 8 मार्क्स एंड हैज 3 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन सी जो होगा वो 8 मार्क्स का होगा, इसमें आपको 3 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आगे देखिए लिखा है, क्वेश्चन नंबर्स 19 to 21 आर 4 मार्क्स क्वेश्चंस। 19 से लेकर के 21 तक जो क्वेश्चन होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, डू एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन। यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसको आप ध्यान से रीड करिए और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। बच्चों, लास्ट में देखिए लिखा है, मार्क्स अलॉटेड आर मेंशन्ड अगेंस्ट ईच सेक्शन आर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के सामने उसके नंबर भी अलॉट किए गए हैं, जिसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि एक क्वेश्चन में कितने कितने नंबर हमको दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सेक्शन ए पे हम आते हैं और स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे लिखा है बेटा, आंसर एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। ठीक है, 1-1 नंबर के क्वेश्चंस हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इट इज ओनली मनी दैट मोटिवेट्स एम्प्लॉइज, इज दिस अ मिथ आर रियलिटी। ठीक है, यह केवल पैसा ही है जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, यह एक मिथ है या वास्तविकता है। ठीक है, तो बेटा इसका सही आंसर क्या होगा, मिथ है। सेकंड क्वेश्चन देखिए लिखा है, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ रिस्क यूजुअली फेस्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर को आमतौर पर किन 2 प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ता है, कौन से ऐसे 2 रिस्क होते हैं जो यूजुअली वो क्या करते हैं, फेस करते हैं। तो इसमें नंबर 1 पे क्या लिखा है, इसका आंसर देखिए, फाइनेंशियल रिस्क। उनका सबसे पहला रिस्क क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क होता है, ये हमेशा बना रहता है उनके साथ। और दूसरा जो रिस्क होता है वो है कॉम्पिटिटिव रिस्क। ठीक है, वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, हो सकता है कि कोई और कंपनी आ जाए और उनसे भी अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करे या बनाए। ठीक है, तो ये एक कंपटीशन वाला रिस्क हमेशा बना रहता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बच्चों इसका आंसर देखिए क्या लिखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह डेवलपमेंट होता है जो फ्यूचर की जनरेशन की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना प्रेजेंट की जो रिक्वायरमेंट होती हैं उनको पूरा करता है। ठीक है, ये होता है हमारा
सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, डिफाइन द टर्म एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या होता है, तो यहां पे क्या लिखा है बेटा, एनवायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज द सराउंडिंग आर कंडीशंस इन विच पर्सन, एनिमल आर प्लांट लाइव्स आर ऑपरेट्स। ठीक है, पर्यावरण को उस परिवेश या परिस्थिति के रूप में डिफाइन किया जा सकता है जिसमें कोई व्यक्ति, एनिमल या प्लांट रहता है या ऑपरेट किया जाता है या संचालित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक्सप्लेन एनी टू फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के दो फंक्शंस क्या क्या होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है आपको। यहां पे नंबर 1 पे लिखा है मेकिंग डिसीजन। जो एंटरप्रेन्योर होता है बच्चों वो अपनी कंपनी के लिए डिसीजन लेता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहां पे लिखा है मैनेजिंग बिजनेस। ठीक है, और अपने बिजनेस को पूरी तरीके से वो मैनेज करता है। ठीक है, तो यहां पे दो फंक्शन ये आपके हैं, मेकिंग डिसीजन और सेकंड हो गया मैनेजिंग बिजनेस। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे लिखा है रिड्यूस्ड inequalities is one of the sustainable development goals set by the UN. Give any two ways to reduce inequalities. Reduced inequalities का मतलब होता है कम असमानता। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों में से ये एक होता है। ठीक है, इनइक्वालिटीज को कम करने के कोई दो उपाय बताइए, है ना। यहां पे लिखा है ना, गिव एनी टू वेज टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज। देखिए इसका आंसर क्या होगा, बी हेल्पफुल टू वन एनदर, मतलब एक दूसरे के लिए हेल्पफुल बने, मददगार बने। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा है बी फ्रेंडली विद एवरीवन। सबके साथ हमारा जो बिहेवियर हो वो फ्रेंडली होना चाहिए। तो चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, सेक्शन बी। यहां पे देखिए क्या लिखा है, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग दैट कैन ट्रेवल ओवर फोन लाइन्स। ठीक है, उस डिवाइस का नाम बताइए जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है और फोन लाइनों पर ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, इस डिवाइस का नाम क्या होता है बच्चों, मॉडेम। ठीक है, तो बच्चों मॉडेम एक ऐसी डिवाइस होती है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में चेंज भी कर सकती है और फोन लाइन पर ट्रेवल भी कर सकती है। मॉडेम का पूरा नाम बच्चों क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे लिखा है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर फॉर प्रोटेक्टिंग यू ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर आपकी सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कौन सा, पासवर्ड। ठीक है, अगर आप इंटरनेट पे कोई काम करते हैं वहां पे आपका पासवर्ड लगा हुआ है, पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है, वो पर्टिकुलर कंटेंट या टॉपिक या वेबसाइट या कोई डेटाबेस, तो वो चीज क्या हो जाती है, प्रोटेक्टेड हो जाती है। तो इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा, पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा है www स्टैंड्स फॉर। क्या लिखा है इसका सही आंसर, वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। आगे चलते हैं तो यहां पे लिखा है गिव नेम्स ऑफ एनी 2 RDBMS सॉफ्टवेयर। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई 2 लिखने हैं आपको, जो भी आपको याद हो। तो फिलहाल यहां पे क्या लिखा है, MS एक्सेस एंड ओरेकल। ठीक है, तो MS एक्सेस और ओरेकल 2 हमारे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं। आगे चलते हैं तो यहां पे लिखा है व्हाट इज प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, तो नीचे देखिए क्या लिखा है, ए प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। किसी भी टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें प्राइमरी की यूनिकली एक एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, इसमें डुप्लीकेसी नहीं होने देता। अगर सपोज एक ही नाम के 2 व्यक्ति हैं किसी कंपनी में या किसी क्लास में, तो उनको ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, जिससे क्या होगा बच्चों को उसमें डुप्लीकेसी नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं तो यहां पे लिखा है राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस के कोई 2 एडवांटेज इसके अंदर लिखने हैं। तो नंबर 1 पे देखिए क्या लिखा है, रिड्यूस्ड डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। ठीक है, तो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा क्या करता है, ये रिड्यूस्ड कर देता है डेटाबेस हमारा। ठीक है, और दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे, इंप्रूव्ड डेटा सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे डेटाबेस में सिक्योरिटी का फीचर बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है हमारे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पे क्या लिखा है, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे 6 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं जिसमें आपको 4 करने हैं। यहां पे 13 पे देखिए क्या लिखा है, लिस्ट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ एसोसिएटेड विद नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का कोई 4 आपको एडवांटेज यहां पे लिखना है। तो नंबर 1 पे क्या लिखा है बेटा, डेटा शेयरिंग। ठीक है, जब आप नेटवर्क में होते हैं, कई सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो हम इजीली अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, डेटा शेयरिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है फाइल ट्रांसफर। अगर आप नेटवर्क में होते हो, कई सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो अपनी फाइल को हम कहीं भी किसी भी नोड पे आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट बच्चों हमारा हो गया फाइल ट्रांसफर।
नेक्स्ट लिखा है हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर भी शेयर हो सकता है। सपोज अगर 10 कंप्यूटर्स हमारे नेटवर्क के अंदर हैं और आपने एक प्रिंटर अटैच कर रखा है, तो उस एक प्रिंटर को वो हमारे 10 नोड्स, 10 हमारे जो क्लाइंट हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा जो हार्डवेयर है वो भी शेयर हो सकता है। और आगे लिखा है इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। ठीक है, अगर किसी एक कंप्यूटर में आपने कनेक्ट कर रखा है, अपना इंटरनेट का कनेक्शन हो गया है, तो उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं उस इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बच्चों 4 पॉइंट्स हैं जिसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में देखें तो लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईएसपी। आईएसपी क्या होता है? नेम एनी 2 आईएसपीज ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के कोई 2 आईएसपीज के नाम आपको बताने हैं। बच्चों इसका आंसर देखिए क्या लिखा है। द टर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी रेफर्स टू अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंटरनेट टू बोथ पर्सनल एंड बिजनेस कस्टमर्स। ठीक है, आईएसपी क्या है बच्चों? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो ऐसी कंपनियां होती हैं जो हमको इंटरनेट की फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराती हैं, चाहे वो पर्सनल कस्टमर हो सकते हैं, चाहे बिजनेस वाले हो सकते हैं। अब इसमें 2 आईएसपी के नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है 2 आईएसपीज ऑफ इंडिया में एयरटेल है, बीएसएनएल है, और भी आप देख सकते हैं जियो है, वोडा है। तो इस तरीके से आप अलग अलग कंपनियों की नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल फाइल। ठीक है, फ्लैट फाइल और रिलेशनल फाइल में क्या डिफरेंस होता है? तो इसका आंसर देखिए क्या लिखा है। डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 टाइप्स। डेटा 2 टाइप से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। पहला होता है फ्लैट फाइल, दूसरा होता है रिलेशनल फाइल। फ्लैट फाइल क्या होता है? डेटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल। जो भी डेटा होता है वो सिंगल टेबल के अंदर स्टोर किया जाता है, और इट इज मेनली सुटेबल फॉर लेस वॉल्यूम ऑफ डेटा। जब आपके पास डेटा कम होता है, लेस वॉल्यूम में होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम फ्लैट फाइल का यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा है रिलेशनल फाइल। इन रिलेशनल फाइल्स डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स। रिलेशनल फाइल्स में जो हमारा डेटा है वो मल्टीपल टेबल में स्टोर किया जाता है, एंड द टेबल आर लिंक्ड यूजिंग कॉमन फील्ड्स। और हमारे टेबल के अंदर जो कॉमन फील्ड होता है, जैसे कई सारे टेबल्स में आपने डेटा स्टोर किया है, तो उनमें जो कॉमन फील्ड होगा उस फील्ड को हम आपस में लिंक करा देते हैं, जिससे हम डेटा एक्सेस कर पाए। ठीक है, रिलेशनल फाइल सुटेबल फॉर मीडियम टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। ठीक है, अगर मीडियम से लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है, आपके पास ज्यादा डेटा है, तो ऐसी कंडीशन में हम फ्लैट फाइल का यूज नहीं करते। ऐसी कंडीशन में हम रिलेशनल फाइल का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑफ एनी 2 कमांड्स ईच ऑफ डीडीएल एंड डीएमएल। डीडीएल कमांड्स में क्या लिखा है? क्रिएट कमांड। इट इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट लाइक टेबल इन अ डेटाबेस। क्रिएट कमांड का यूज करके आप अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। तो एक तो क्रिएट वाला हो गया डीडीएल कमांड, और दूसरा लिखा है ड्रॉप कमांड। इट इज यूज टू डिलीट डेटाबेस ऑब्जेक्ट लाइक टेबल आर फील्ड। तो ड्रॉप कमांड भी हमारा डीडीएल होता है। इसको बच्चों अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसमें 2 हो गया आपका, एक क्रिएट हो गया, एक ड्रॉप हो गया। ठीक है, ऐसे ही डीएमएल कमांड्स में क्या है देखिए, इसमें आता है नंबर 1 पे सेलेक्ट। इट इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस टेबल। अपने टेबल से रिकॉर्ड्स को फेच करना है, निकालना है, आपको देखना है, तो ऐसी कंडीशन में हम सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। तो ये डीएमएल कमांड हो गया। और नेक्स्ट लिखा है इंसर्ट इनटू कमांड। इट इज यूज टू इंसर्ट अ लाइन ऑफ न्यू डेटा फील्ड्स इनटू अ टेबल। इंसर्ट इनटू का यूज करके जो फील्ड्स होते हैं उनके अंदर आपको वैल्यूज डालनी है, तो इंसर्ट इनटू का आप यूज करते हैं। तो यहां पे सेलेक्ट इंसर्ट इनटू आपका डीएमएल हो गया, क्रिएट ड्रॉप आपका डीडीएल हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है? डेटा इज अ रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट दैट रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड टू मेक मीनिंगफुल। डेटा एक रॉ फैक्ट होता है जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, जिसे मीनिंगफुल बनाने के लिए उसे प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, वहीं पे अगर इंफॉर्मेशन की बात किया जाए तो देखिए क्या लिखा है। इंफॉर्मेशन इज अ सेट ऑफ डेटा विच इज प्रोसेस्ड इन अ मीनिंगफुल वे अकॉर्डिंग टू द गिवन रिक्वायरमेंट। इंफॉर्मेशन वैसे क्या होता है? इंफॉर्मेशन इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। इंफॉर्मेशन क्या होता है? हमारे डेटा का एक कलेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। Shweta is a database administrator. She wants to add records and manage the data in computer and make it available as per the requirement. Which record keeping system can help Shweta to do so? ठीक है, श्वेता एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। वह कंप्यूटर में रिकॉर्ड को ऐड करना, मैनेज करना और आवश्यकता के अनुसार डेटा अवेलेबल कराना चाहती है। श्वेता को ऐसा करने में कौन से रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम की हेल्प लेनी होगी? तो इसका आंसर देखिए क्या लिखा है। डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या क्या हो सकता है? एमएस एक्सेस है, फॉक्स प्रो है, ओरेकल है, माईएसक्यूएल है। इसमें किसी को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इसको याद रखना, ये हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी, यहां पे लिखा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। आंसर एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 3 क्वेश्चंस। ठीक है, 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें से आपको 2 करने हैं। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है। ए पासवर्ड कैन बी टर्म्ड एज अ की ऑफ कोड्स दैट प्रोटेक्ट्स आवर वेल्युएबल कंटेंट्स, डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स. It helps us to keep many of our belonging or documents secure or secret. We can safeguard our belonging by restricting their access to others through locks that can be opened only through password. For example, if we are traveling with the luggage in public transport like bus, train or aeroplane, we can ensure that our luggage is not opened by any other person by securing the luggage with the lock that can open only with a secret code or password. Passwords authenticate or enable a person to access or operate a computer, network, resource, internet, email, bank, account, etc. ये बच्चों आपको रीड करना है और इसको अच्छे से समझना है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपके नीचे दिए गए हैं इनके आंसर्स आपको देने हैं। बच्चों इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है, पासवर्ड को क्या कहा जाता है, की ऑफ कोड्स कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स को, डॉक्यूमेंट और फाइल्स को सिक्योर रखता है। हम अपने कंटेंट्स या फाइल्स को लॉक के माध्यम से दूसरों तक उनकी पहुंच को ब्लॉक कर सकते हैं, प्रतिबंधित कर सकते हैं और अपने कंटेंट्स या फाइल्स को सेफ रख सकते हैं। ठीक है, जिसे केवल पासवर्ड से ही खोला जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जो परिवहन बस होती हैं, ट्रेन्स होती हैं, एरोप्लेन होते हैं, जैसे परिवहन में अगर आप कोई लगेज है, आपके पास कोई सामान है, उसके साथ यात्रा कर रहे होते हैं तो हम यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सामान को लॉक से सुरक्षित करके हमारा सामान न खोला जाए, जो केवल एक सीक्रेट कोड से ही खुल सकता है। पासवर्ड किसी व्यक्ति को कंप्यूटर, नेटवर्क, इंटरनेट, ईमेल, बैंक अकाउंट है ना आदि यूज करने के लिए क्या बनाता है, सक्षम बनाता है। ठीक है, तो ये जो लिखा गया है इन्हीं में से आपको ये जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने हैं। ठीक, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट एनी 2 टिप्स टू मेक अ पासवर्ड स्ट्रांग। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, राइट एनी 2 टिप्स टू मेक पासवर्ड स्ट्रांग। पासवर्ड को स्ट्रांग बनाने के लिए कोई 2 टिप्स लिखिए। तो इसमें देखिए इसका आंसर क्या है बेटा, टिप्स टू मेक अ पासवर्ड स्ट्रांग। नंबर 1 क्या लिखा है, डोंट यूज सीक्वेंशियल नंबर्स आर लेटर्स। नंबर और लेटर्स को एक सीक्वेंस में ना लिखें। बहुत लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से एक सीक्वेंस में लिखते हैं, या कैरेक्टर्स में लिखते हैं तो ABCD करके इस तरीके से लिख देते हैं। तो कभी भी अपने पासवर्ड को एक सीक्वेंस में हमको नहीं लिखना चाहिए। दूसरा पॉइंट बच्चों देखिए क्या लिखा है, यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एट लीस्ट 8 लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल। पासवर्ड बनाते समय लेटर, सिंबल और नंबर को मिक्स करके बनाना चाहिए और इनकी जो संख्या है, इनके जो नंबर्स होने चाहिए वो कम से कम 8 होने चाहिए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमको हमेशा अपने दिमाग में रखना है जब भी आप स्ट्रांग पासवर्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, वी शुड डिस्क्लोज आवर ईमेल अकाउंट पासवर्ड टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, हमें अपने ईमेल अकाउंट का पासवर्ड अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को बताना चाहिए, क्या ये कथन सही है या नहीं। ठीक है, आंसर देखिए क्या लिखा है, No, we should not tell about our email account password to our friends and relatives. हमें अपने ईमेल के पासवर्ड के बारे में अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को नहीं बताना चाहिए क्योंकि वो इसका मिसयूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनको पता लग गया तो उसका मिसयूज बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इज इट करेक्ट टू सेट योर नेट बैंकिंग पासवर्ड एज योर नेम, है ना, क्या ये सही है कि हम अपने नेट बैंकिंग के पासवर्ड को अपने नाम से रखें। चलिए इसका आंसर देखते हैं, नो इट इज नॉट करेक्टेड एज एनीवन कैन गेस इट इजली, वी शुड सेट आउट पासवर्ड स्ट्रांग। इसका आंसर होगा नहीं। अगर आपने बच्चों अपना पासवर्ड अपने नाम से बनाया है तो कोई भी बहुत इजीली इसको जान सकता है। वी शुड सेट आउट पासवर्ड स्ट्रांग, हमें अपना पासवर्ड कैसा बनाना चाहिए, स्ट्रांग बनाना चाहिए। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि पासवर्ड अगर आप इजी बनाएंगे तो कोई भी हमारे पासवर्ड को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, कैन पासवर्ड बी हैक्ड, क्या पासवर्ड हैक हो सकता है। तो यहां पे आंसर लिखा है यस इट इज पॉसिबल टू हैक पासवर्ड्स। ठीक है, हमारा पासवर्ड हैक किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स पेमेंट मैकेनिज्म इन विच द ट्रांसफर ऑफ मनी टेक्स प्लेस ऑनलाइन ओवर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग। Online transaction processing OLTP is information system that facilitates and manages transaction-oriented applications typically for data entry and retrieval of processing of transactions. Online transactions cover both computer and mobile
ट्रांजैक्शंस। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में पेमेंट मैकेनिज्म शामिल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू मनी ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग भी शामिल है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग OLTP जिसको कहते हैं, वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट और मैनेज करता है। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कंप्यूटर और मोबाइल दोनों शामिल होता है। हम दोनों का यूज करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इनके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे बच्चों नीचे ध्यान से देखिए, लिखा है बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की कोई 2 बेनिफिट आपको बताने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 2 बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। पहला क्या लिखा है बेटा, पेमेंट्स कैन बी मेड एनी टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जब आप यूज करते हैं तो कहीं भी किसी भी टाइम आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। पेमेंट्स कैन बी मेड एनी टाइम, इसमें कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। जैसे बैंक में जाते हैं तो बैंक में उसका फिक्स टाइम है, कितने बजे ओपन हो रहा है, कितने बजे बंद हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं होता है। किसी भी टाइम आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ट्रांजैक्शन इज फास्टर। जो ट्रांजैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। ठीक है, बी पे लिखा है गिव सम एग्जाम्पल वेयर वी कैन यूज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। कुछ एग्जाम्पल दीजिए जहां पे हम अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए क्या है, नेट बैंकिंग एंड डिजिटल कैश। ठीक है, सी में क्या लिखा है, इज नेट बैंकिंग अ पार्ट ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। क्या नेट बैंकिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का एक पार्ट होता है? यस, नेट बैंकिंग इज अ पार्ट ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज यूपीआई इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में यूपीआई क्या होता है? आंसर देखिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको यूपीआई कहते हैं इज अ यूनिक पेमेंट गेटवे थ्रू विच अ पर्सन कैन ट्रांसफर मनी टू एनी अदर पर्सन्स अकाउंट इंस्टेंटली थ्रू हिज मोबाइल। यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यूपीआई एक यूनिक पेमेंट गेटवे होता है जिसके माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति के अकाउंट में तुरंत मनी ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखना बेटा, इसका फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में आता है। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ए शॉपकीपर मेंटेन्स अ डेटाबेस टेबल नेम्ड आइटम फॉर हिज शॉप। द टेबल कंटेन्स द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, एक शॉपकीपर है जो एक डेटाबेस जिसने बनाया है, उसका नाम रखा गया है आइटम। ठीक है, और टेबल के अंदर जो डेटा यहाँ पे स्टोर किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आइटम नंबर है, आइटम नेम है, प्राइस है और क्वांटिटी दिया गया है। ठीक है, और इसके नीचे बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी है हेल्प हिम इन डूइंग द फॉलोइंग टास्क। इसमें बच्चों पहला हमारा क्वेश्चन है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ आइटम हुज क्वांटिटी इज मोर देन 50। ठीक है, 50 से अधिक की क्वांटिटी वाले जो आइटम हैं उनका डिटेल्स देखना है, उनके लिए आपको एक क्वेरी राइट करनी है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम वेयर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50। आपको पता है कि हम सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं जब भी किसी टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है, हमको डेटा फेच करना होता है, तो ऐसे कंडीशन बच्चों हम सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। तो सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब वो सारे रिकॉर्ड निकल आए जो 50 से एबव हों, तो 50 से एबव जो होंगे वो यहाँ पे फ्लैश हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, डिस्प्ले द नेम ऑफ आइटम हुज प्राइस इज 35। उस आइटम का नाम डिस्प्ले करें जिसका प्राइस 35 है। तो यहां पे देखिए इसका आंसर क्या है, सेलेक्ट आइटम नेम फ्रॉम आइटम वेयर प्राइस इक्वल टू 35। इसका आंसर बच्चों देखिए लिखा है सेलेक्ट आइटम नेम फ्रॉम आइटम वेयर प्राइस इक्वल टू 35। ठीक है, हमको प्राइस 35 वाला आइटम दिखाना है तो प्राइस इक्वल टू 35 कर देंगे तो आपका वो पर्टिकुलर आइटम डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगला पॉइंट इसका देखिए लिखा है राइट अ क्वेरी टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ फॉलोइंग डिटेल्स। बच्चों इस टेबल के अंदर आपको लास्ट में एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है जिसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो है 1004 पेंसिल 10 एंड 20। ठीक है, तो इसकी क्वेरी देखिए क्या होगा, इंसर्ट इनटू आइटम। ठीक है, इंसर्ट इनटू कमांड होता है जिसके थ्रू आप वैल्यूज को इंटर करते हो, और यहाँ पे हो गया आपका टेबल नेम आइटम। वैल्यूज कौन कौन सी हैं देखिए, यहाँ पे लिखा है 1004 पेंसिल 10 एंड 20 और लास्ट में सेमीकोलन लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू जो है आपके टेबल के नीचे यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में हम आते हैं तो यहाँ लिखा है राइट अ क्वेरी टू चेंज द क्वांटिटी 25 हुज आइटम नंबर इज 1002। ठीक है, एक क्वेरी लिखना है जिसमें क्वांटिटी 25 करनी है और उसका आइटम नंबर कितना होगा 1002। देखिए क्या होगा यहाँ पे, अपडेट आइटम सेट क्वांटिटी इक्वल टू 25 वेयर आइटम नंबर इक्वल टू 1002। यहां पे बच्चों हमको क्या यूज करना है, अपडेट कमांड यूज करना है। अपडेट आइटम है ना, आइटम क्या है हमारा, टेबल नेम हो गया, सेट यूज करेंगे कीवर्ड, उसके बाद लिखना है क्वांटिटी इक्वल टू 25 वेयर आइटम नंबर इक्वल टू 1002।
ठीक है, ये 1002 है, ये जो यहाँ पे क्वांटिटी है इसको चेंज करके क्या करना है हमको 25 कर देनी है। ठीक है, तो आशा करता हूं प्यारे बच्चों कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।